नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियां में। आज की कहानी है सुकून की तलाश में, जिसकी लेखिका डॉक्टर पद्मा शर्मा जी हैं। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। साल का आखिरी महीना और 15 तारीख। ये देखिए, निर्मला देवी का 2 BHK फ्लैट, जिसमें निर्मला देवी अकेली रहती थी। सुबह काम वाली बाई शांता के बैल बजाने पर वह नहीं उठी। शायद वो देर तक जगी हों, इसीलिए सुबह देर से उठेंगी, यह सोचकर शांताबाई चली गई। 2 घंटे बाद फिर शांताबाई आती है और बैल बजाती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। वह दरवाजे की कुंडी खटखटाती है, पर यह क्या, दरवाजा तो उखड़ा हुआ पड़ा है। वह अंदर जाती है और देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और जमीन पर उनकी खून से सनी लाश। वह डर से चीख उठती है, पड़ोसियों को बुलाया और फिर पुलिस को। इंसेंट में देखिए निर्मला की खून से लथपथ लाश। न्यूज चैनल का संवाददाता अपने ही रो में इस वृतांत को सुनाए जा रहा था। चैन से सोना है तो कुछ सावधानियां बरतिए और सुरक्षित रहिए। अब हम आपको इस घटना का डेमो दिखाते हैं। सुजाता ने रिमोट से ही टीवी बंद कर दिया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह निर्मला के छत विछत लाश को देखे। मौत तक को बाजार बना दिया है, जिसे सरेआम भुनाया जा रहा है। हर न्यूज चैनल पर वही मौत का खेल दिखाया जा रहा था। समाचार पत्र की सुर्खियां और न्यूज चैनल की रेटिंग आज इन सब पर ही निर्भर हो गई है। सोसाइटी के बगीचे में सुजाता, निर्मला और आशा तीनों साथ बैठकर योग के कुछ आसन करती, बतियाती, हंसती मुस्कुराती और अपने दुख दर्द बांटती। आपस की मुस्कुराहट टॉनिक का काम करती। एक दूसरे के व्यंग और कमेंट तरोताजा करते, एक दूसरे के साथ हिम्मत पैदा करते। 3 साल पहले सुबह के झुरमुटे में आशा ने ही निर्मला को इसी बगीचे में मुलाकात करवाई थी। 2-4 मिनट के आपसी वार्तालाप के बाद निर्मला ने बताया था कि वह अपने बेटा बहू के साथ रहती है। 2 दिन में ही उन दोनों में आपस में इतनी घनिष्ठता हो गई थी कि दोनों दुनिया जहान की बातें करती, मंदिर होके आती और सब्जी भी साथ में लेकर आती। आज सुबह की ही तो बात है। सुजाता हमेशा की भांति निर्मला की प्रतीक्षा से टकटकी लगाए बैठी थी। बदहवासी से भरी आशा ने आकर बताया कि रात को किसी ने निर्मला का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई। धमनियों में जैसे रक्त का संचार रुक गया। कश्मीर की घाटियों में बर्फबारी के समय पानी नलकूपों में जम जाता है, ठीक वैसे ही। उसे याद आया, आजकल निर्मला अकेली थी। उनके बेटे बहू 1 माह के लिए बाहर गए हुए थे। हत्यारे को पता होगा कि बुढ़िया अकेली है। वह कांप गई। कौन मार सकता है निर्मला को? हत्यारा घर में कहां से घुसा होगा? क्या किया होगा उसने? कैसे मारा होगा उसने? अब तो बुजुर्गों का अकेले रहना खतरनाक होता जा रहा है। फ्लैट तो इसीलिए खरीदा था कि यहां अपार्टमेंट में किसी न किसी फ्लैट में हर समय किसी न किसी का आना जाना होता ही रहता है। आवाजाही जारी रहती है तो सुरक्षा रहती है, पर यहां भी जीवन सुरक्षित नहीं। कई प्रश्नों से जूझती, उनमें डूबती उतरती सुजाता के मन में भय व्याप्त होने लगा। वह हड़बड़ा कर उठी, अपने फ्लैट की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे का ताला लगा दिया और खिड़कियां बंद कर दी। लेकिन दरवाजे की संधों में से, रोशनदान के घेरों से भय लरजता हुआ कमरे में फैलता हुआ फर्श, मेज, कुर्सी, पलंग, पर्दे, कूलर की आवाज में समूचे घर में विचरने लगा। दिल दिमाग दहशत जदा होने लगा। जीने का भय मरने के भय से अधिक यातनामयी होता है। भय में हर आहट खटका बनकर उपस्थित होती है। वह भी डर रही थी। अपने डर को हराने के लिए उसने व्हाट्सएप के साहित्य की बात समूह को खोला। लगा शरद कोकास की कविता उसके डर को अभिव्यक्त कर रही है। वे आजाद हवा से खौफ खाते हैं, वे गुलाम हवा से खौफ खाते हैं, खौफ खाते हैं कैद हवा से, हवा ना होने पर भी खौफ खाते हैं।
वे हवाओं से डर डर कर जीते हैं, डरते डरते मर जाते हैं एक दिन। उसका मन मोबाइल के साहित्य समूह में भी नहीं लगा। भय हृदय पर हावी होने लगा। दुश्मन की बजाय अपनों का भय अधिक खतरनाक होता है। शत्रु से भय तो पूर्व निर्धारित होता है, पर अपनों से भय मन को पहले अचंभित फिर दुखी कर देता है। जीवन का ये अकेलापन गाहे बगाहे कभी भी भय की छाया निर्मित कर देता है। इस काली छाया से, अंधकार से प्रकाश तक का सफर बड़ा दुष्कर होता है। कोई भी तो नहीं पास जो प्यार के दो शब्द बोल सके, मन को ढांढस बंधा सके। स्मृति के पन्ने फड़फड़ाने लगे। सुजाता एक स्वावलंबी लड़की, रिटायर पिता, बेबसी में भाइयों के आगे हाथ न फैलाए, इसीलिए ग्रेजुएट होने के बाद खुद ने प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। अपने बूते पर आगे की पढ़ाई का संकल्प कर मेहनत करती रही। पिता जीवन भर प्राइवेट नौकरी में थे, सो पेंशन की तो कोई आशा ही नहीं थी। उसे पता था सफलता का रास्ता मेहनत की ईंटों से ही निर्मित होता है। दुख और कष्ट उसके जीवन को निखारते रहे और मेहनत का मद्दा बढ़ाते रहे। एमए हिंदी से करने के बाद बीएड भी कर लिया। भाई माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनता तो सुजाता भी अपना घर बसा लेती। उसका भरोसा कैसे करती जिसका ख्याल वक्त के साथ बदल गया। भरोसा उसका किया जाता है जिसका ख्याल तब भी वैसा हो जब हमारा वक्त बदल गया हो। भाई की गृहस्थी में भूचाल न आए, इसीलिए उसने सरकारी नौकरी पाते ही माता पिता को अपने साथ ले गई। आखिरकार वक्त ने उसे जिंदगी का फलसफा सिखा ही दिया। युवावस्था माता पिता की वृद्धावस्था को समर्पित कर दी। विवाह के लिए कोई भी लड़का ऐसा न मिला जो उसके माता पिता का दायित्व निर्वाह करने की स्वीकृति देता। बेटी देकर बेटा लेते हैं, यह कहावत गलत साबित होती रही। समय की चाल बड़ी तेज होती है। गुजरे क्षण, आनंद की प्रतीक्षा के लम्हे, सुरमई सपने सब लरजते आंसुओं के साथ बह गए। बेटा बनकर पुत्री का फर्ज पूरा किया। माता पिता ने जब साथ छोड़ा, युवावस्था भी साथ छोड़ चुकी थी। जिंदगी कई अंधेरे दिखा चुकी थी। विवाह के लिए प्रयास भी किया, पर सभी रिश्ते उसके मान सम्मान के बजाय उसकी नौकरी का पैसा, बैंक बैलेंस के लिए नए प्रतिमान गढ़ रहे थे। स्वावलंबन का अध्याय सुजाता के मन में अमिट स्याही से लिखा जा चुका था। स्वाभिमानी व्यक्ति हजारों विपत्तियां सहन कर सकते हैं, परंतु अपमान को लेश मात्र भी सहन नहीं कर सकते। किसी से अपना काम करवाना उसकी गैरत के खिलाफ था। उसका पैसा अब भाई के मन में संवेदना और सहानुभूति की हरियाली पैदा कर रहा था। भाई ने अपने 18 वर्षीय बेटे को उसके साथ रखने की सलाह दी। तुम अकेली कहां परेशान होगी, ये बाजार हाट के काम कर दिया करेगा और इसको तुम अपने साथ में रख लो। भतीजा साथ रहने आ गया। जिंदगी जिस ढर्रे पर चलने लग जाती है, उसकी आदत हो जाती है। सुजाता को अपने जीवन में किसी दूसरे का दखल, उसकी उपस्थिति, उसके क्रियाकलाप सब मन को कुछ बेचैन सा कर रहे थे। वह उसके साथ अपना सामंजस्य बिठाए या भतीजा चैतन्य उसके हिसाब से चले। दो प्रतिकूल बिंदु अपने अपने रास्ते चल रहे थे। सर्द भरी हवा, कहीं बारिश होने से आसपास के इलाके भी उसी वातावरण की गिरफ्त में आ गए थे। हवा के थपेड़े भय का निर्माण कर रहे थे। इस भयावह रात में सुजाता चैतन्य का इंतजार कर रही थी। दीवार घड़ी का पेंडुलम खड़कने लगा। 1 2 3 पूरे 12 बार खड़का पेंडुलम। हर खड़के से रोम रोम खड़ा हो जाता, मानो आघात सीधा हृदय पर पड़ा हो। तभी डोरबेल बजती है। आंखों में नींद लिए दरवाजा खोला। एक बदबूदार भभका नथनों के अंतिम छोर से होता हुआ मस्तिष्क को हिला गया। चैतन्य, इतनी रात में कहां से आ रहे हो? वह लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर आया और मुंह पर
तर्जनी रखकर इशारा करते हुए बोला, श्श, चुप रहो, शोर मत करो, आसपास के लोग जाग जाएंगे। तुम शराब पीकर आए हो? सुजाता ने चिंतित स्वर में पूछा। वह कुछ दिनों से उसमें बदलाव देख रही थी। वह हंसने लगा और हंसकर बोला, नहीं, इसे देवरस कहते हैं, सोमरस। बुआ तुम पियोगी? कोट की जेब से शराब की छोटी बोतल निकालते हुए चैतन्य ने कहा। लो, इसको पी लो, जिंदगी रंगीन हो जाएगी, कोई चिंता नहीं होगी, कोई फिक्र नहीं होगी, आसमान में उड़ोगी। उसने तर्जनी से ऊपर की ओर इशारा किया। उसने चिंतातुर होकर बोला, खाना लगा दूं? क्या खिलाओगी? वही साग भाजी? तुम्हारे पसंद की मटर पनीर की सब्जी बनाई है। अच्छा, आज तो मैं पार्टी करके आ रहा हूं, कहकर वह अपने कमरे की ओर चल दिया। शराब व्यक्ति के भीतर छिपी बैठी हैवानियत को बाहर निकालने का काम बखूबी करती है। सुजाता ने सोचा, इससे सुबह बात करूंगी, इस समय यह होश में नहीं है। वह फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि शराब पीकर व्यक्ति को होश नहीं रहता। यदि शराब पीकर व्यक्ति को होश नहीं रहता तो वह दूसरे के घर की बैल क्यों नहीं बजाता? शराबी जिससे नाराज हो उसे बड़ी शान से खरी खोटी सुनाता है, तब भी लोग कहते हैं पीकर बक रहा है, इसको होश नहीं है, अभी होश में नहीं है। रात का लगभग 1 बज रहा था। सुजाता को अपने कमरे में कुछ दस्तक की आवाज सुनाई दी। कान सुनने की मुद्रा में आवाज तक पहुंचने का प्रयास करने लगे। फिर वही दस्तक। सुजाता ने पूछा, कौन? अरे बुआ, दरवाजा खोलो। जितनी तेज पुकारने की आवाज, उतना ही तेज दरवाजे पर दस्तक का शोर। आवाजें भी सन्नाटे को चीरती बहुत कम आभास करा रही थीं। सुजाता ने जैसे ही दरवाजा खोला, चैतन्य ने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर कागज आगे बढ़ा दिया और धमकी भरे लहजे में बोला, बुआ इन कागजों पर दस्तखत कर दो। क्या है ये वसीयत के कागज हैं, हंसते हुए बोला। उसकी हंसी दिल को डसती जा रही थी। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छिपा है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। चैतन्य के भीतर छिपी बैठी उसकी हैवानियत बाहर आ रही थी। यह तो वह जानती थी कि घर के कामों के लिए दिए जाने वाले रुपए पैसों में वह हेरा फेरी करता है, पर आज इतना भयानक कदम उठा लेगा, इसकी उसको आशंका नहीं थी। आज चैतन्य होश में नहीं, नशा करके वह अचेतन अवस्था में आ गया है। सुबह बात करते हैं, चल अभी तो सो जा। सुजाता ने बड़े प्यार से समझाना चाहा। नहीं, अभी साइन चाहिए। रात बीत गई तो बात बीत गई, उसने लगभग धमकी देते हुए कहा। अभी रात बहुत हो गई है। तभी तो बोल रहा हूं, समय का कोई भरोसा नहीं, तुम रात में मर गई तो क्या करोगी इस प्रॉपर्टी का? मिलनी तो हमें ही है। आंखें सब कह देती हैं, प्यार, ग्लानि, ईर्ष्या, लज्जा, बेबसी, दहशत। चैतन्य की आंखें दहशत उगल रही थी, उसमें चालबाजी साफ दिखाई दे रही थी। सुजाता के भीतर अंधेरा परसता जा रहा था। तो अभी क्यों नहीं कर देती ये सब मेरे नाम? तुम बुढ़ापे में क्या करोगी इस जायदाद का? सुजाता ने उसे पिता का भय दिखाते हुए कहा, ये सब ठीक नहीं कर रहे तुम चैतन्य। भैया को मालूम पड़ेगा तो वे तुम्हें डांटेंगे। मेरा बाप? कहते हुए हंसने लगा। वो मुझसे परेशान था, इसीलिए तो तुम्हारे मत्थे मर दिया। बुद्धि, बल, विवेक, धैर्य जब सुजाता का साथ छोड़ रहे थे, क्रोध उफान पर आ रहा था और उमड़ उमड़ कर समुद्र की भांति सफेद फैन बन रहा था। मानव का सुधरना बिगड़ना उसके स्वभाव पर निर्भर करता है, पर माहौल भी उसके लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है। वो दृश्य याद आ गया जब पिता की अर्थी घर में रखी रही और भाई ने हाथ झाड़ दिए कि वो तो जल्दबाजी में आ गया, पैसा लेकर नहीं आया। सुजाता ने
फिर किसी भी कार्य में उनसे पैसे नहीं लिए। वो ही बेटा बनकर पूरे काम करती रही। हाँ, सब तुम लोगों के लिए ही तो है। ला पढ़ने दे, क्या लिखा है। उसने हाथ बढ़ाकर कागज लेने की कोशिश की। जोर का धक्का पीठ पर लगा। उसने जल्दी से दरवाजे का सहारा लिया, नहीं तो औंधे मुंह जा गिरती। उसकी मंशा सुजाता समझ चुकी थी। 18 वर्षीय युवा की बलिष्ठ भुजाओं का दबाव उसकी 60 वर्षीय खाल छोड़ती हड्डियां कहां सहन कर पाती। चाणक्य कहते हैं, भूखे शेर, कामाद व्यक्ति, भीड़ सी चलित भीड़ और नशे में धुत धूर्त का कोई विवेक नहीं होता। उसने कागज पेन लेकर साइन कर दिए। एक झटके के साथ चैतन्य ने सुजाता को मुक्त कर दिया। वह जल्दी ही अपने कमरे में कैद हो गई। भयावह रात, अनिष्ट की आशंका, कोई आशान्वित सहारा न हो तो एक पल बड़ी मुश्किल से कटता है। यह सबक तो किताबों ने भी दर्ज न था जो जिंदगी ने उसे सिखा दिया था। नशे में धुत चैतन्य वसीयतनामा लिखवाकर चैन की नींद सो रहा था। लाट साहब बनने के सपने में डूबता उतरता। सुबह होते ही सुजाता बदहवास सी पार्क में पहुंची। सबसे पहले निर्मला ने ही उसे हिम्मत बधाई। खुद सूख कर भरभरा रही थी, पर सुजाता को अंक में भर पर अपनत्व, स्नेह और एहसास से पुनर्जीवित कर दिया। निर्मला सुजाता के साथ थाने गई और रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने उसके भाई को बुलाया और भाई ने माजरा देखा तो मिन्नत करने लगा कि बेटे के भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ऐसा ना करो। रिश्ते की दुहाई दे रहा था। निर्मला ने उसे डांटते हुए कहा था, अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। सुजाता ने रिपोर्ट वापस लेने से मना किया तो निर्मला ने ही उसे समझाया था, अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। किसी के दिल को चोट पहुंचाकर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है। पुलिस जब चैतन्य को थाने लेकर आई तो उसका नशा हिरन हो चुका था। वह घिघिया रहा था। सुजाता की आंखों में आंसू बह रहे थे। गहरी सांस लेकर बोली, अपनों का धोखा गहरे जख्म देता है। मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा, पर तुमने रिश्ते तार तार कर दिए। भैया बीच में बोले, सुजाता विश्वास करो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उनकी आंखों में बेटे का भविष्य तैर रहा था। विश्वास? विश्वास नहीं तो दुख की मीनार खड़ी कर दी है। डर के साथ मैंने पूरी रात कैसे काटी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने ही घर में कैद होकर रही मैं, कहकर सुजाता फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। आंखें पोंछती हुई बोली, मेरी ही कमाई गई धन संपत्ति पर यह कब्जा जमाना चाह रहा था। प्यार से तो मैं सब दे देती, पर भय से या धोखे से इसे कुछ हासिल ना होगा। फिर भैया की ओर मुखातिब होकर बोली, भैया आपने ही अपना फर्ज निभाया होता तो आज मुझे यह दिन न देखना पड़ता। आज सुजाता ने अपने जीवन का सत्य भैया से कह ही दिया। घर आकर भी निर्मला दिन भर साथ रही और उसे ढांढस बताती रही, तुम हिम्मत क्यों हारती हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था चैतन्य ऐसा काम करेगा। जब रिश्ते ही स्वार्थी हो जाएं, रिश्तों में जंग लगने लगे, तो उसे अपने से दूर कर देना ही बेहतर है। समस्याएं कब मेरा पीछा छोड़ेंगी? हर समय समस्याओं से घिरी रहती हूं, पर मुझे नहीं लगता, कहकर सुजाता शून्य में देखने लगी। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी? मुस्कुराकर बोली निर्मला। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए एक अजीब सा डर मन में बैठता सा गया। बाजार हाट के काम करने में भी परेशानी होने लगी। स्वावलंबन किसी के आगे याचक नहीं बनने दे रहा था। और आज
उस समय की घड़ी में उसका साथ देने वाली निर्मला आज खुद शांत पड़ी थी। सुजाता सोच रही थी कि यदि उस रात मैंने साइन न किए होते तो हो सकता है मैं भी अखबारी सुर्खियों और टीवी चैनल का मुख्य समाचार बन गई होती। उसने फिर से टीवी ऑन किया। निर्मला देवी पर अभी भी न्यूज चल रही थी। अभी तक गुनहगारों का पता नहीं चल पाया था। सुजाता के मन में अनिष्ट की आशंका घर करने लगी। जब किसी भी निकटस्थ व्यक्ति के साथ हृदय विदारक घटना होती है तो संबंधित व्यक्ति कई दिनों तक आकुल व्याकुल रहता है। अच्छे दिनों की खुशगवारी और छाप जल्दी विस्मृत हो जाती है, पर कठिन और भयानक घटनाएं स्मृति का आसन जमा लेती हैं। उसने डायरी निकाली जो निर्मला देवी ने उसे उपहार में दी थी। निर्मला की सुंदर हैंडराइटिंग में लिखी गई पंक्तियां बुदबुदाने लगी। मेरे जीवन के सबसे अच्छे वर्ष बीत गए। मैं मृत्यु से भयभीत हूं। मैं और जीना चाहती हूं। वृद्धावस्था का ये त्रासद दंड बिना निष्कर्ष के भोग रही हूं। व्यक्ति जब कठिन परिस्थितियों की आशंका में स्वयं को अकेला महसूस करता है तब वह मानसिक रूप से भी असहज और कमजोर हो जाता है। सुजाता के पास भी अपने के नाम पर तो कोई भी नहीं था। माँ बाप की सेवा करते उम्र निकल गई, ना ब्याह किया और ना किसी से रिलेशनशिप। बच्चों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। घर में नौकर रखना भी परेशानी का सबब था। आजकल ज्यादातर दुर्घटनाएं नौकरों के हाथ होती हैं। फिर चैतन्य ने ही धोखा दे दिया तो बाहर वालों पर कैसे विश्वास किया जाए। जिस क्षण से मौत के मंजर को सुजाता ने करीब से देखा था उसे मौत का भय सताने लगा। इस अपार्टमेंट में रहने से अब उसे डर लग रहा था। दूसरे, निर्मला देवी की घटना भी मन में गहरे से बैठ गई थी। अनायास हाथ से रिमोट उठा और टेलीविजन खोल दिया और सिटी चैनल खोजने लगी। वह जानना चाहती थी कि निर्मला देवी की घटना का शहर में क्या असर हुआ है। सिटी चैनल पर डिबेट चल रही थी। एक समाजशास्त्री, एक प्रोफेसर, युवा पत्रकार और एक बुजुर्ग महिला के बीच। टीवी एंकर कह रही थी, आज जबकि चीन और भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बुजुर्गों की संख्या मौजूद है, इनमें से एकाकी वृद्ध महिलाएं असुरक्षित हैं। तब समाज को क्या करना चाहिए? समाजशास्त्री अपनी शांत और गंभीर आवाज में बोला, देखिए साहब, सन 2000 के बाद शहर में रहने वाले परिवारों में से हमारे देश के युवा अपने घर रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। कोई बेंगलोर, कोई मुंबई, कोई पुणे जा रहा है, तो मौका मिलने पर कोई अवार्ड भी। अब घर में कौन रहेगा? अपने कस्बे और शहर में अनुकूल जॉब मिलना आसान नहीं। युवा पीढ़ी के सामने बड़े पैकेज हैं, सुनहरे मौके हैं जिन्हें स्वीकार करने के लिए उन लोगों में काफी कंपटीशन चल रहा है। इसीलिए हमारी नियत यही है कि माँ बाप अपना देखें और हम अपना देखें। युवा लोग चल देते हैं अपने जॉब पर पराए शहरों में। उनके अभिभावक रह जाते हैं अपने अपने घरों में। ये उनकी मजबूरी भी है और समाज का चलन भी यही है। इस वजह से हर कॉलोनी में, हर बंगले में रहने वाले बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। टीवी पर अब उस युवा गंभीर पत्रकार का चेहरा था। देखिए सर, हम कब तक ज्वाइंट फैमिली और 3 पीढ़ियों के आसरे वाले घर की कल्पना करेंगे? भले ही 5000 सालों में हम सामाजिक हो गए हों, लेकिन मनुष्य भी आखिरकार दुनिया के अन्य जीवों की तरह एक प्राणी है। दूसरे जीवों में पिता के घर में कोई नहीं रहता, न परिंदे न दरिंदे। हर पक्षी उड़ना सीखते हैं और अपना अलग घोंसला बना लेते हैं। हर शेर सबसे पहले अपनी मां की मियाद को त्यागता है। यही पश्चिम में है। युवा होते ही वहां के बेटे सबसे पहले अपने माँ बाप को टाटा बाय बाय कहकर चल देते हैं। इसीलिए इस पर क्या रोना कि नई पीढ़ी माँ बाप के पास नहीं रहना चाहती। गांव और कस्बे के लोग तो रहते हैं, बुजुर्ग महिला ने उसे टोका। उनकी स्किल कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं होती मैडम। जब हमको इस भूमंडली को अपनाना है तो अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अब हमें
सामुदायिक आवास बनाने होंगे जिनमें एक दूसरे के सहारे बुजुर्ग लोग रह सकें। पत्रकार का फंडा क्लियर था। 1 मिनट सर, रुकिए, आप सब मूल मुद्दे से हट रहे हैं। मुख्य समस्या यह है कि आजकल जो एकाकी लोग रह रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, वे लोग किस सोसाइटी में रहें कि उनका जीवन सुरक्षित रह सके। टीवी एंकर ने उन्हें टोका तो वे सब लोग रुक गए। प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल ठीक टोका आपने। ऐसे लोग फ्लैट में रह सकते हैं जहां वॉचमैन रहते हैं। वृद्ध महिला ने थोड़े रोष में कहा, आज का ही उदाहरण देख लीजिए। निर्मला देवी फ्लैट में ही रहती थीं। उनका मर्डर हो गया और अभी तक हत्या का कोई सुराग नहीं मिला है। कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है। हमारी पुलिस व्यवस्था भी उतनी चाक चौबंद नहीं है। इस बात पर सभी का क्रोध बाहर निकलने को उठने लगा। सभी ने अपने अपने माइक उठाकर बोलना शुरू कर दिया। इन सोसाइटी में चपरासी भी चारों ओर शातिरों से मिले होते हैं। फ्लैट में सोसाइटी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे भी लगाने चाहिए। समाज शास्त्री प्रोफेसर और बुजुर्ग महिला तो एकाएक अपना आपा खो बैठे और उस पत्रकार को अपना निशाना बनाने लगे। सब लगभग चीखने से लगे। शोरगुल होने लगा। आवाजें आपस में भिड़ने लगीं। सुजाता देखती रही। फिर जाने क्या हुआ कि एकाएक उसके मन की निराशा कम होने लगी। उसे यह संतोष होने लगा कि उस जैसे अकेले रहने वालों की चिंता समाज को है। उसकी घुटन खत्म होने लगी। उसने मुस्कुराते हुए टीवी से बंद कर दिया और अपने घर की बिखरी हुई चीजों को संभालने में जुट गई। और उसके होठों पर अपना प्रिय फिल्मी गीत गूंज रहा था और वह अपने घर के कामों में कहीं मस्त सी हो गई। आशा करती हूं आपको यह कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।